हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम एकेडमी। गाइस, हमारे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 2000 PYQs को सॉल्व कराया जा रहा है, जो यूजीसी नेट के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे इस नए सेशन में कुल टोटल 2000 क्वेश्चन जो PYQs के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराए जाएंगे, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे उसको भी सॉल्व कराए जाएंगे, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को हम डिटेल्स में समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो जिन लोगों को इस वीडियो का PDF लेना होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर पर सर्च करके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें। आज जो हमारा ये सेशन है इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर PYQs को सॉल्व करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग वहाँ पर उस पुराने वीडियो को हमारे देख सकते हैं, जिसमें हमने तो ये हमारा इस सेशन का तीसरा वीडियो है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि यह किसने कहा कि दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें महात्मा गांधी हैं। दूसरा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, उसमें हंस जे मार्गेनथाउ हैं। ऑप्शन सी जो है हेनरी किसिंजर हैं, और ऑप्शन डी जो है वो वुड्रो विल्सन है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है वुड्रो विल्सन। तो चलिए वुड्रो विल्सन के ऊपर साथियों थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेंगे। सारे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वुड्रो विल्सन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। गाइस, वुड्रो विल्सन का जो समय काल है वो 1856 से लेकर 1924 के बीच का है। ये अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। विल्सन को लोक प्रशासन के प्रकारों की व्याख्या करने वाले अकादमिक विद्वान, प्रशासक, इतिहासकार, विधिवेत्ता और राजनीति के रूप में भी जाना जाता है। वुड्रो विल्सन को ही लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो 1887 में प्रकाशित हुई थी। ये काफ़ी फेमस पुस्तक है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने अपने 14 सूत्रों का एक सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। यानी विल्सन ने ही राष्ट्र संघ के ऊपर अपने 14 सूत्री सिद्धांतों के ऊपर राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में चर्चा की है। तो इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो वुड्रो विल्सन के बारे में आप लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में इसके बारे में सर्च कीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब हम हैं यानी कि अब हम किस समय में हैं, यानी किस संसार में हैं। द्विध्रुवीय संसार में हैं, बहुध्रुवीय संसार में हैं, एक ध्रुवीय संसार में है, या अराजकता में है। तो गाइज, जो स्टूडेंट शीत युद्ध को थोड़ा सा पढ़ा होगा या सोवियत यूनियन के टूटने के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके दिमाग में इसका जो आंसर है वो आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं और आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिए। तो वो है एक ध्रुवीय संसार में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले हम बहुध्रुवीय और एक ध्रुवी का जो डिफरेंट है उसे समझ लेते हैं। तो बहुध्रुवीय जो दुनिया है उसे कहा जाता है जहाँ एक या दो राज्यों के प्रभुत्व के बजाय कई राज्यों की शक्ति वितरित की जाती है। जहाँ पर किसी एक शक्ति का बोलबाला नहीं रहता, वहाँ पे विभिन्न शक्तियों का बोलबाला रहता है। तो ऐसे संसार को या ऐसी दुनिया को बहुध्रुवीय दुनिया कहा जाता है।
द्विध्रुवी दुनिया वो होती है जहाँ पर दो किसी पार्टिकुलर राष्ट्र की वर्चस्वता होती है, जैसे यूएसएसआर और यूएस। अपने समय में ये दोनों का जो प्रतिद्वंद चल रहा था, जैसे शीत युद्ध के समय में चल रहा था, तो उस वक्त का जो समय था वो द्विध्रुवीय दुनिया का समय था। उसके बाद जब 1991 में यूएसएसआर का विखंडन हो गया, जब वो विघटित हो गया, तो उसके बाद एक नई दुनिया की स्थापना हुई जिसे एक ध्रुवीय संसार कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो प्रमुख शक्तियों यानी ब्लॉकों में विभाजित थी, जिसमें एक तरफ था आपका यूएस और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। प्रमुख विश्लेषकों ने इसे ध्रुवीय दुनिया कहा था। यानी कि जो शीत युद्ध का समय था, जो 1991 के पहले का जो समय था, वो द्विध्रुवीय दुनिया था। लेकिन शीत युद्ध जब ख़त्म हो गया और सोवियत यूनियन का विखंडन हो गया, तो एक ध्रुवीय संसार की स्थापना हो गई, जिसमें एक ध्रुवीय संसार में किसका वर्चस्व था? यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। चलिए थोड़ा सा शीत युद्ध के बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। शीत युद्ध जो है वो युद्ध न होते हुए भी युद्ध किसी परिस्थिति को बनाए रखने की कला है, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता है। ऐसे सिद्धांतों को ही शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें एक युद्ध सी परिस्थिति बनी रहती है और हमेशा एक तनाव का माहौल बना रहता है। 1945 से लेकर 1991 के बीच में अमेरिका और सोवियत के बीच इस तरीके का तनाव बना हुआ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 1945 यहाँ आप देख सकते हैं 1945 से 1991 तक चला। ये जो शीत युद्ध का काल था वो 1991 तक चला, क्योंकि 91 में जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ तो उसी के साथ शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई, क्योंकि यूएसएसआर इस कंडीशन में नहीं था कि वो यूएस का मुकाबला कर सके, तो इसलिए इस तरीके से शीत युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गया। शीत युद्ध शब्द जो है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था उसे सबसे पहले किया था जॉर्ज ऑरवेल ने। उन्होंने 1945 में इस शब्द का प्रयोग किया था। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित के सही काल क्रम को पहचानें। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसमें सोवियत यूनियन का टूटना, तो आप लोग को याद होगा कि सोवियत यूनियन जो था 1991 में टूटा था। नैम यानी नैम की स्थापना पूछी जा रही है, तो आप लोग अब अपने दिमाग में याद कर लें कि नैम की स्थापना कब हुई थी। फिर यहाँ पर नाटो के बारे में पूछा गया है। उसके बाद इंडियन ओशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिया गया है। इसमें जो सही ऑप्शन है आप लोगों को उसको मिलान करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि सबसे पहले नाटो की स्थापना हुई, उसके बाद नैम, फिर सोवियत संघ, उसके बाद दक्षिण ओशियन रिम। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखेंगे और इनके सारे जो ईयर्स हैं उसको भी केयरफुल्ली हम उसको रिमेंबर कर लेंगे। यहाँ पर हम ये जो ऑप्शन है उसके थ्रू हम इसको डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। तो यहाँ नंबर 1 पे रहेगा नाटो। तो नाटो की जो स्थापना है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नाटो का जो फुल फॉर्म है उसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की थी और पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के प्रसार का भय दिखाने लगा था, उस वक्त जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपना नेतृत्व दिखाया और नाटो नामक एक संगठन की स्थापना कर डाली, जिसका एक ही एम था कि साम्यवाद को रोकना। नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है, जो ब्रुसेल्स की राजधानी है। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं आप देख सकते हैं वो 30 है।
इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो 12 थे, लेकिन वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। 2017 और 2020 में क्रमशः मोंटेनेग्रो और मैसिडोनिया ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। हमारा जो दूसरे नंबर में जो ऑप्शन था, हमारा जो दूसरे नंबर पर आंसर था वो था नेम। इसमें जो नंबर 2 पे था वो था नेम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेम की जो स्थापना है वो 1961 में हुई। नेम का जो फुल फॉर्म है वो है नॉन एलाइड मूवमेंट, जिसको हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो 1991 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकर्डो और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा जैसे नेताओं ने भाग लिया। अगर वर्तमान में इस संस्था के बारे में बात की जाए तो गुट निरपेक्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इसमें टोटल 120 विकासशील देश शामिल हैं। इसके अंतर्गत इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है सोवियत यूनियन का टूटना। सॉरी, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा लग गया है, ये 1991 है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि जो सोवियत संघ के टूटने का जो सबसे बड़ा कारण था वो मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ थीं। इन्होंने एक ऐसी नीति अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लाई जिसमें से 2 मुख्य नीतियाँ थी। जो एक नीति का नाम था ग्लासनोस्ट और दूसरी नीति का नाम था पेरेस्ट्रोइका, जो पूर्ण रूप से इनकी नीतियाँ जो थी विफल हो गई और जिसकी वजह से यूएसएसआर में बदहाल होती जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण जनता में एक तरीके का असंतोष फैल गया और पश्चिमी विचारधारा एवं जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे थे। और साथ ही इसमें गाइस अगला जो 4 नंबर पे था वो हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ के बारे में था। यहाँ बाय मिस्टेक सोवियत यूनियन ही रह गया है, तो करिएगा, उसको आप माइंड मत करिएगा। यहाँ पर आप लोगों की जो हेडिंग है वो ये बन रही है हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ, जिसे इंग्लिश में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कहा जाता है। यह एक क्षेत्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्य से इसे हिंद महासागर के 3 महाद्वीपों, जिसमें से एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 7 मार्च 1997 में स्थापित किया गया था। IORA के दृष्टिकोण की शुरुआत के बारे में अगर बात करें तो 1995 में दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ के अगर कामों के बारे में बात कर लिया जाए तो यह दुनिया का जो आधे से अधिक कंटेनर जहाज यहाँ से गुजरते हैं। यह मार्ग दुनिया के 1/3 कार्गो वाहक करता है और यहाँ से दुनिया के तेल लदान का 2/3 हिस्सा गुजरता है। फ्रांस सहित इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो 23 हो गई है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कल के वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है।